हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए आईटी एग्जाम से रिलेटेड नंबर थ्योरी का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें मैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर कन्वर्स मॉडलों को डिफाइन करने वाले हैं। और यदि आप आईटी एग्जाम नेट जेआरएफ एनबीएचएम टिफर गेट या इस तरह के किसी भी हायर मैथमेटिक्स स्टेट यूनिवर्सिटी का जो भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग ये आपका वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी से मीन क्या है हमारा कि देखो, यदि आपका ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए। अब 1 बाई 1 करके मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्या कि आ नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू बी डिविजिबल एंड इंटीजर बी। एक नॉन जीरो नंबर है ए जो आपका कहलाएगा डिविजिबल ऑफ बी इफ क्या हो, एक ऐसा इंटीजर सी एग्जिस्ट हो जाए। यदि एक ऐसा इंटीजर सी एग्जिस्ट हो जाए जिसके लिए सच दैट v इज इक्वल टू ए सी, यानी एक हमारा कोई भी इंटीजर ए v का डिवाइजर कहलाएगा या b को डिवाइड करेगा यदि एक ऐसा इंटीजर c एग्जिस्ट हो जाए जिसके लिए क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू ए सी। या इसको अगर मैं डायरेक्टली सिंपली अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ कि यदि मैं b को डिवाइड कर रहा हूँ a से, तो इन जनरल जो हमारी वैल्यू क्या आती है c, या जो भी मतलब कोई भी हमारा इंटीजर आएगा c आएगा, जो भी होगा, बट एक इंटीजर होगा c, कोई भी आपका इंटीजर है। तो इस a का अगर मैं क्लॉस इस तरह से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से ये ac आ जाता है। और ac का मीन क्या है कि b हमारा क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ a, मतलब जो b होगा वो एक के कुछ मल्टीपल के फॉर्म में होगा। तो यहाँ से जो डिविजिबिलिटी का जो रूल निकल के आता है, यदि इसमें बोला जाता है कि ए बी को डिवाइड करेगा यदि कोई ऐसा इंटीजर सी एग्जिस्ट हो जिसके लिए बी बराबर हो इसी के, तो इसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। बट यहाँ पर मुझे देखना है कि अभी मैं आगे इसको देखने वाला हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल को, इसको थोड़ा रेस्ट कर देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल को क्या करते हैं हम, डिनोटेड करते हैं डिविजिबिलिटी रूल को ए वर्टिकल लाइन v, ए वर्टिकल लाइन b, मैं इसको रीराइट करता हूँ ए वर्टिकल लाइन इस तरह से b, इसको बोलते हैं कि a डिवाइड कर रहा है b को, यानी v डिविजिबल बाई a डिवाइड कर रहा है b को, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि b डिविजिबल हो जाएगा y a से, यानी b में a का डिवाइडेशन हो जाएगा, b में a का भाग चला जाएगा अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो। बट इसको लिखा हमेशा इस तरह से जाता है। जब भी इस तरह से लिखा हो तो इसका इन जनरल जो आप अपनी जो पुरानी लैंग्वेज में इसका मीन ऐसे समझ लीजिए b ओवर a। बट ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता है। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हमारी पुरानी हैबिट बनी हुई कि किसी भी संख्या में अगर हम किसी अदर नॉन जीरो संख्या इंटीजर्स का भाग देते हैं तो जो जिसको भी डिवाइड करते हैं वो नीचे रखते हैं और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं। ये हमारी हैबिट बनी हुई है। तो इसको डिवाइड करेंगे हमेशा नंबर आता है, जो भी नंबर आएगा वो नंबर आता है। बट यहाँ पर सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल है, मुझे ए बी इंटीजर्स बोला है, तो इसको कभी भी इस फॉर्म में ये इक्वल नहीं होता है इसके। बट इन जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको। डिविजिबिलिटी जब भी इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है v बाई ए। इसको अपनी जनरल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि b बाई ए। तो इसको बोलते हैं कि a इज डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b, या फिर b इज डिविजिबल बाई a। इसका मीन एक ही है, बस डिनोटेड करते हैं इस फॉर्म में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। बट इसमें मैं थोड़ा एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको रिलेट करते हैं, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये अपनी दुनिया की बात हो रही है कि पता नहीं कहाँ से क्या चल रहा है। अगर इसको मैं एग्जाम्पल से, किसी भी एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ तो ये बेटर वे में मुझे समझ में आता है, फीलिंग आने लगती है कि भाई हाँ, जैसे मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू मैं टेक कर रहा हूँ आपको 2 एंड v इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने टेक किया है 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, a डिवाइड्स b, या इंस्टेड ऑफ b मैं वैल्यू रख देता हूँ सीधा 6। और ये जो आपकी जर्नल अपनी जो सिंपल कहानी है ना, बस उसको समझ लीजिए। इसका मतलब यही है 6/2, और बस इसको डिवाइड करेंगे, नया क्या आ जाएगा, नया इंटीजर्स आ जाएगा जिसको बोलते हैं हम c, जिसको हम यहाँ पर c बोला है। और इंस्टेड ऑफ c क्या हो जाएगा
तो यहाँ से 6 इज इक्वल 2 इंटू 3, तो ये जो हमारा 6 इज इक्वल टू 6 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल को डिफाइन कर सकते हैं। तो जर्नल जब भी हमारा इस साइड जो लिखा है तो इसको समझ लीजिए कि इसका इसमें आपको डिवाइड करना है, बस सिंपल सी लैंग्वेज कि जो पहले लिखा है उसको दूसरी वाली संख्या में डिवाइड करना है, और कुछ भी इसका मेन नहीं है। बस चलते हैं इसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में डिविजिबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे प्रॉपर्टीज़ में क्या देखना है मुझे, सबसे पहले मैं जानता हूँ, देखो ये प्रॉपर्टीज़ बस आपको लर्न करने के लिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इन जनरल आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ से फैमिलियर हो, थोड़ा बहुत परिचित हो, आप अच्छे से जानते भी हो, बट यहाँ पर आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एज अ लैंग्वेज मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्या बोला है कि पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि एवरी नन जीरो इंटीजर ए डिवाइड्स 0, इसको डिवाइड्स 0, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक नन जीरो इंटीजर्स, मतलब कोई भी इंटीजर्स जो 0 नहीं है वो 0 को डिवाइड करेगी। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि 0 आपका इस तरह से है, और 0 में आप किसी भी नन जीरो इंटीजर्स को आप डिवाइड कर सकते हो, ऑलवेज ये 0 में उसका डिवाइडेशन हो जाएगा। यानी प्रत्येक इंटीजर्स जो ए नन जीरो है, ए का मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 टाइप से रख सकते हो, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 ऑलवेज डिविजिबल बाई नन जीरो इंटीजर्स। 0 क्या होगा, ऑलवेज डिविजिबल बाई नन जीरो इंटीजर्स, मतलब अगर 0 के बटे में कोई 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो, हमेशा वो डिवाइड्स हो जाएगा। बट यहाँ पर मैंने अभी जो डिविजिबिलिटी पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूँ तो इस फॉर्म में लिखूँगा कि A डिवाइड्स B। देखो इस साइड से इसको केयरफुली रीडिंग समझना, A डिवाइड्स V। अगर मैं राइट हैंड, इसको देखो लेफ्ट से राइट हैंड रीड कर रहा हूँ, यदि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड रीड कर रहा हूँ इसको, तो ये क्या होगा, 0 इज डिविजिबल बाई A, और वेयर A इज एनी नन जीरो इंटीजर। बोथ साइड से मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उसके बाद हमेशा के लिए कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। राइट, लेफ्ट हैंड साइड से A डिवाइड्स 0, राइट हैंड साइड से अगर 0 इज डिविजिबल बाई A। आई होप ये कहानी आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। भाई 1 क्या करेगा, 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर। मान लो कि एक कोई भी इंटीजर है, इंटीजर से मीन क्या होता है हमारा 0, ±1, ±2, ±3, ±4, इस तरह की ये जितने भी हमारे नंबर्स हैं, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को इंक्लूड करके जो सेट हमारा तैयार होता है उसी को हम इंटीजर्स या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बोलते हैं। तो इसमें से हमारा कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, 1 हमेशा उसको डिवाइड करता है। बड़ा हम ये बचपन से पढ़ते आते हैं कि किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दो वही संख्या आती है। बस ये आपका डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, बस इतना समझना है। आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक से फैमिलियर हो, जानते भी हो कि 1 का किसी भी संख्या में भाग दे दो हमेशा वो 1 ही आता है। तो उसके रिस्पेक्ट में बस मुझे इतना पढ़ना है कि A डिवाइड्स एनी इंटीजर्स। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, एवरी नन जीरो इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ। एवरी नन जीरो इंटीजर्स, मान लो A कोई इंटीजर्स है और A अपने आप को तो हमेशा डिवाइड करेगी। प्रत्येक कोई भी संख्या हो उसका, बस 0 नहीं हो उसका, उसी में अगर वहाँ डिवाइड कर दो हमेशा पूर्ण रूप से उसका डिवाइडेशन हो जाता है। इन इसी को कहते हैं कि एवरी नन जीरो, प्रत्येक संख्या जो 0 नहीं है उसका उसी में डिवाइड्स हो जाता है या उसका उसी में भाग चला जाता है। इसको वाई डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम इस तरह से लिखते हैं कि A डिवाइड्स A। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ ABC, यहाँ पर देखो 3 इंटीजर्स आ गई। इस चीज़ को जब भी आप किसी डेफिनेशन, किसी प्रॉपर्टी को आप पढ़ रहे हो तो आपको केयरफुली बस ये देखना होता है कि भाई जो भी हमारी अननोन क्वांटिटी हैं वो कहाँ से हैं और क्या है, किस सेट से बिलोंग कर रही हैं। बस इस चीज़ पे आपको हमेशा फोकस करना है। इन जनरल आप कभी भी किसी भी बुक्स को उठाओगे उसमें आपको बेटर वे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट आपको केयरफुली एक एक वर्ड को देखना है कि वो वर्ड किस सेट से आ रहा है और उसकी कंडीशन क्या है। अगर इस चीज़ को आप माइंड करना स्टार्ट कर दिया तो आई होप आप बेस्ट टेक्स्ट बुक रीडर बन जाओगे। आप टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बस उसी टेक्स्ट बुक से कुछ प्रॉपर्टी उठा के बस उसको बेटर
मैं आपको लर्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी को किस तरह से हम समझना चाहिए या किस तरह से उसको एज अ काउंटर एग्जांपल रिलेट करना चाहिए। बट ये सभी प्रॉपर्टी इनकी एक प्रॉपर वे में प्रूवमेंट है, बट मैं यहाँ प्रूवमेंट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ प्रूवमेंट को, केवल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वाया विद एग्जाम्पल। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है कि यदि ए बी सी आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इनको इंक्लूड करके जो सेट बनता है वो इंटीजर्स होता है। एवरी ए बी सी आर इंटीजर्स हैं और क्या कर रहा है भाई, ए डिवाइड्स किसको, ए डिवाइड्स कर रहा है बी को, ए डिवाइड बी को कर रहा है, और यहाँ से देखिए बी डिवाइड सी को कर रहा है। केयरफुली इसको देखिए कि ए डिवाइड्स बी को कर रहा है और बी डिवाइड सी को कर रहा है, देन सी डिवाइड्स ए। इसका मतलब है कि अगर ए का हम किसी संख्या बी में डिवाइड्स करते हैं या भाग देते हैं और बी का किसी सी में भाग देते हैं या डिवाइड्स करते हैं तो 100% ये सत्य होगा कि आपका ए डिवाइड्स कर जाएगा सी को, यानी ए का भाग चला जाएगा सी में। ये डिविजिबिलिटी रूल है। इसको मैं थोड़ा और एक काउंटर एग्जांपल से इसको रिलेट कर रहा हूँ। यदि 2 डिवाइड किसको कर रहा है, 4 को, और एंड 4 डिवाइड किसको कर रहा है, 16 को। समझना ध्यान से, यानी 2 का 4 में डिवाइड भाग चला जाएगा और 4 का 16 में, देन तब हम कहेंगे कि भाई इस 2 का भी 16 में भाग चला जाएगा, यानी 2 भी 16 को डिवाइड कर जाएगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। आई होप इस तरह देखो, ये जो एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल मैं रिलेट करके एग्जाम्पल यहाँ आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, थ्योरम या कॉलरी जो भी है वो कभी सिद्ध नहीं होती है। बट आप समझने के लिए, समझाने के लिए ये सबसे बेस्ट भी होता है कि आप कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी, थ्योरम या डेफिनेशन को आपको अच्छे से क्लियर करना है, समझना है, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल ट्राई कीजिए, अपना प्रयास कीजिए कि खुद एग्जाम्पल आप उसकी डेफिनेशन या कंडीशन को पढ़ते हुए उसको आपको एग्जाम्पल को खुद क्रिएट करना है। तो बाय एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ प्रयास कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने को, समझाने को इन प्रॉपर्टीज़ को। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। इफ़ ए बी क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर केयरफुली समझना है क्योंकि यहाँ इंटीजर नहीं है। ए बी क्या है, नेचुरल नंबर है। ए बी नेचुरल नंबर है सच दैट यदि ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए, यानी ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है। देखो जस्ट अपोजिट एक दूसरे को लिख रखा है, यानी ए का बी में भाग जा रहा है और बी का ए में। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर ऐसी नहीं होंगी जो इक्वल ना हो, यानी यदि ए का भाग बी में जा रहा है और बी का ए में, तो इसका मतलब ए बराबर बी होंगी, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अदरवाइज दुनिया में कोई भी ऐसे नेचुरल नंबर नहीं होंगे जो इन कंडीशन को फुलफिल करें और यहाँ इक्वल ना हो। एक हमेशा याद रखना है आपको कि यदि ए डिवाइड्स बी को और बी डिवाइड्स ए को कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो ए बराबर बी, यानी दोनों संख्याएं बराबर होंगी, तभी उसका डिवाइडेशन होगा, यदि वो ए बी क्या है, नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर मैं ए बी नेचुरल नंबर न लिख के मैं आपको नेचुरल नंबर की जगह में इंटीजर्स दे देता, सपोज मैं ए बी आपको इंटीजर्स दे देता और ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएं, मतलब इन दोनों कंडीशन के रिस्पेक्ट में ये क्या बनता, a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। इसको भी नोट करके रखना। यदि ए बी आपके इंटीजर्स हैं और a b को डिवाइड्स कर रहा है, b a को डिवाइड्स कर रहा है, देन ए बी, अब यहाँ पर अगर इंटीजर्स हैं तो ये ना हो कि ये हमेशा क्या होगा, a बराबर प्लस माइनस बी, a बराबर प्लस माइनस बी। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है कि भाई ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए बी दो आपके इंटीजर्स हैं। ए बी क्या हैं, दो कोई इंटीजर्स हैं और सच दैट ए डिवाइड कर रहा है बी को, और दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर कि बी का जो मॉडुलस वैल्यू है, मॉडुलस से मीन हमारा क्या है कि बी की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा ए की पॉजिटिव वैल्यू से लेस होगी। यहाँ क्या बोल रहा है कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, और इस कंडीशन में यहाँ इन्होंने एक स्पेशल कंडीशन मेंशन कर दी, क्या कि भाई जो बी की मॉडुलस वैल्यू होगी वो ए की मॉडुलस वैल्यू से, मॉडुलस से मीन्स है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है आपको। बस वो मॉडुलस बी लेस देन किससे हो, ए से। तभी कह रहे हैं कि देन दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा इंटीजर होगा, या मैथमेटिक्स के वर्ड में एक ही ऐसा मैथमेटिक्स के संसार में इंटीजर मिलेगा, कौन सा, 0, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा और कोई भी दूसरा इंटीजर्स नहीं होगा। ये हमेशा काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, यूजफुल प्रॉपर्टी इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी
एग्जामिनेशन। सो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छे से इसको अपना स्पेसिफिक नोट्स में आप इसको ऐड कर लीजिए इस प्रॉपर्टी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। 7 में क्या बोला है कि ए बी सी एंड एक्स वाई। देखो इसमें आपको ए बी सी और एक्स वाई टोटल 5 आपकी क्या है इंटीजर्स हैं, और सच दैट क्या बोल रहा है कि ए यदि डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। और अच्छा यहाँ पर ये जो आपका वर्टिकल लाइन है वो टाइपिंग एरर हो सकता है, इसका मीन सीधा क्या है कि ए डिवाइड्स बी को कर रहा है एंड ए डिवाइड्स सी को कर रहा है, देन ए डिवाइड्स किसको करेगा, ए एक्स प्लस बी वाई को। अच्छा इसमें अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी अपना लगाओगे तब भी ये चीज़ आपको, ये प्रॉपर्टी ये समझ आ जाएगी। अच्छा कॉमन सेंस से हमारा मतलब क्या है कि सपोज देखो मैं यहाँ पर काउंटर एग्जांपल टेक करने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। यदि मैं a इज इक्वल टू जैसे 2 टेक कर रहा हूँ और b इज इक्वल टू मैंने 4 लिया है और c इज इक्वल टू मैंने 8 लिया है, या आप और भी कुछ टेक कर सकते हो, c इज इक्वल टू 6 भी ले सकते हो, c इज इक्वल टू मैं 6 टेक कर ले रहा हूँ, c इज इक्वल टू 6। और फिर उसके बाद जो x बराबर मान लो कि आपका 3 है और y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से अगर देखें क्या a डिवाइड किसको कर रहा है, b को, यानी 2 डिवाइड करेगा 4 को और 2 डिवाइड करेगा 6 को। तो फिर क्या बोला है प्रॉपर्टी में, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 यानी b इंटू एक्स, एक्स बी का मतलब 3 इंटू 4 और फिर इसके बाद प्लस में 6 इंटू 5। ये जो पूरा आपका जो भी कैलकुलेट करके एक इंटीजर आएगा 2 हमेशा इसको डिवाइड करेगा, यदि 2 सेपरेट अलग अलग इन दोनों इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा है, यानी बी सी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ एक्स वाई कोई भी इंटीजर आप उठा लीजिए वो हमेशा इसको डिवाइड कर जाएगा, बिकॉज अगर 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो सीधी बात है यहाँ से 2 कॉमन ले लो, वो डिवाइड हो जाएगा। या आप डायरेक्टली पूरा कैलकुलेट करोगे इसको तब भी आपको क्लियर स्पष्ट ये दिखाई देगा कि 2 उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या लिखा है कि भाई ए बी सी क्या है, इंटीजर हैं, सच दैट ए बी सी 3 आपके पास इंटीजर हैं और ये ए डिवाइड कर रहा है बी को और ए डिवाइड कर रहा है सी को, यानी ए डिवाइड बी को कर रहा है एंड ए डिवाइड सी को भी कर रहा है। देन ये कह रहे हैं कि भाई इस केस में हमेशा ए डिवाइड करेगा बी प्लस सी, इन दोनों को जोड़ दो तब भी ए का भाग जाएगा और इन दोनों को घटा दो तब भी ए से वो डिविजिबल होगी, यानी ए का भाग जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी नंबर 8 भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन पॉइंट व्यू ऑफ एनी एग्जामिनेशन। तो यहाँ से मैंने फाइनली ये हमारी 8 प्रॉपर्टी हैं, बट और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट नेसेसरी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने यहाँ पर आप टेक की हैं और जो आपको सामने एक्सप्लेन किया है। आई होप ये प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी आपको समझ आई होगी। जितनी भी प्रॉपर्टी एक बार आप नोट कीजिए, 1 बाई 1 अपने मन से आप एग्जाम्पल क्रिएट करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद देखना अपने आप सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड में एज अ स्क्रिप्ट चलने लगेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक वो क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका है, डेफिनेशन ये हमारा डेफिनेशन है आपका कन्ग्रुएंट मॉडलों का। कन्ग्रुएंट मॉडलो आपने देखा होगा, बट कन्ग्रुएंट मॉडलों में यहाँ पर हमारा एक छोटा सा इशू आ रहा है कि जहाँ भी आपको यहाँ पर 2 डॉट दिख रहे हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ इक्वल क्या है, ये आइडेंटिकल इक्वल यानी 3 लाइन होंगी ये इस तरह से। जहाँ भी हमारा कहीं भी अगर इस तरह से आपको जैसे कि ए है तो यहाँ पर 3 होंगी। चलो अभी मैं डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो डेफिनेशन क्या है कन्ग्रुएंट मॉडलों की, कि यदि ए बी क्या हो हमारे, ए बी हमारे पास 2 इंटीजर हैं। देखो जब भी आप किसी भी डेफिनेशन को पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन जब भी आपके सामने आ रहा है तो उससे आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, उससे बोल दीजिए भाई कि भाई जो भी आप हो हमेशा सत्य हो, हम आपको जैसे जिस फॉर्म में है हम उसी फॉर्म में आपको स्वीकार करते हैं। भाई इसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है कि ऐसा ही क्यों है, इसकी जगह हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। भाई ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऐसे नहीं बनाई जाती है। डेफिनेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए हम डेफिनेशन को एज अ जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना केयरफुली मुझे देखना होगा कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि ए एंड बी आर क्या है, 2 इंटीजर्स हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन में जो आपकी क्वांटिटी या जो संख्याएं यूज़ हो रही हैं वो है क्या, इस चीज़ को ध्यान हमेशा देना चाहिए आपको। क्या ए बी आपके पास इंटीजर हैं और फिर बोला है कि ए इज सेट टू बी कन्ग्रुएंट बी
मॉडलो एम, जहाँ एम आपका का एम भी एक आपका इंटीजर्स ही है। नीचे मैंने मेंशन किया होगा कहीं, बट ए नहीं किया है तब भी आप समझ लीजिए एम क्या है, एम भी आपका एक इंटीजर है। तो क्या कह रहा है कि ए भी इंटीजर्स हैं, तो ए इज सेट टू बी कन्ग्रुएंट बी मॉडलो एम, यानी जो ए होगा इंटीजर बी का कन्ग्रुएंट होगा ऑफ मॉडलो एम, यदि क्या इसकी कंडीशन क्या, इफ एम डिवाइड कर जाए किसको, ए माइनस बी को, एम डिवाइड किसको कर जाए, ए माइनस बी को। यानी सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, ए आपका कहलाता है कन्ग्रुएंट बी मॉड एम, ए कन्ग्रुएंट बी मॉड एम। इसको अगर मैं इस साइड राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, और ये एम क्या कर जाए, इसको डिवाइड करना चाहिए हमेशा, एम इसको डिवाइड, किसको डिवाइड करना चाहिए, ए माइनस बी। या फिर मैं और करके अपनी सिंपल सी लैंग्वेज लिखता हूँ, बट ये जो इस तरह से डिविजिबिलिटी में लिखना प्रॉपर वे में आपका सही नहीं है, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको लिख रहा हूँ। क्या है कि इस मॉडलों का मतलब ए माइनस बी और डिवाइड किसके कर दो, एम से, एम से उसका डिवाइड कर दो। और ये जो एम से डिवाइड करने के बाद हमेशा एक परफेक्ट डिवाइजर होनी, पूरा पूरा डिवाइडेशन होना चाहिए, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ए बी का कन्ग्रुएंट हो गया है किसके रिस्पेक्ट में, मॉडलो एम के रिस्पेक्ट में। एक बार फिर से समझते हैं इस टॉपिक को या इसकी डेफिनेशन को, मेन को, कि ए बी का कन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या ए बी का कन्ग्रुएंट कहलाएगा किसके रिस्पेक्ट में, मॉडलो एम के रिस्पेक्ट में, यदि ए माइनस बी डिवाइड किससे हो जाए, ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम। जो भी मॉडलो है, मॉडलो का ए माइनस बी में भाग चला जाना चाहिए, नहीं वो उसको डिवाइड करना चाहिए। इसको मैं काउंटर एग्जाम्पल लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसको और बेटर वे में समझते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने एग्जांपल यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। देखते हैं एग्जांपल में क्या लिखा है मैंने कि 18 यानी ये आपका 18 किसका है, कन्ग्रुएंट 2 का मॉडलो 4। इसको अगर मैं थोड़ा केयरफुली देखें तो 18 माइनस 2 कितना हो गया, 16। अब मॉडलो जो भी मॉडलो हो, मॉडलो से इससे क्या कर दो, डिवाइड करने के बाद ये पूरा पूरा डिवाइडेशन होना चाहिए, नहीं पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर ये परफेक्ट डिवाइड यानी पूर्ण रूप से भाग इसका डिवाइडेशन हो गया, पूर्ण रूप से भाग चला गया, तो समझ लीजिए कि ये जो भी संख्या लिखा है ये आपका 18 इसका कन्ग्रुएंट हो गया है किसके, इस मॉडलो के रिस्पेक्ट में। देखो इन तीनों क्वांटिटी का बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इम्प्लीकेशन या एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखो ए बी और मॉडलो एम, इसको जब भी आप कन्ग्रुएंट को पढ़ रहे हो तो हमेशा इसको ध्यान रखो कैसे कि भाई ये वाली संख्या इसके कन्ग्रुएंट होगी किसके, इस मॉडलो के रिस्पेक्ट में। कब, यदि इसमें इसको हम घटा दें और इससे भाग दे दें, और ये जो पूरा डिवाइडेशन है, जो भाग है वो पूर्ण रूप से डिवाइडेशन होना चाहिए, यानी रिमाइंडर यहाँ पर 0 होना चाहिए, कोई भी शेषफल ना बचे। जैसे कि इसी को अगर मैं और बेटर वे में समझाने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो परफेक्ट डिवाइजर नहीं है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 18 कन्ग्रुएंट मॉडलो सेम रखता हूँ, 18 कन्ग्रुएंट किसका है, 2 के, बस मॉडलो चेंज कर देता हूँ, मॉडलो मैंने 3 कर दिया, समझना। इसको इसमें इस साइड लाओ, डिवाइडेशन करो, क्या 18 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 16। अब 16 में जो भी मॉडलो है इससे हम डिवाइड करेंगे या इससे भाग देंगे, तो ये जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, ये मतलब जो भी आएगा आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है। 3 ये 5 टाइम्स चला जाएगा, बट 1 शेषफल बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है। अगर शेषफल आपका कुछ भी आ गया तो 0 के मतलब शेषफल हमेशा 0 होना चाहिए। अगर पूरा भाग नहीं जा रहा है, रिमाइंडर कुछ भी बच रहा है शेषफल, तो समझ लीजिए कि ये वाला जो भी मैंने लिखा है इसका कन्ग्रुएंट मॉडलो नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए हम एक क्रॉस लाइन कर देते हैं, इसको लिखने के लिए हम क्रॉस लाइन कर देते हैं। उसको रीड कैसे करेंगे कि 18 नॉट कन्ग्रुएंट टू मॉडलो 3, यानी जो आपका 18 है वो कन्ग्रुएंट नहीं होगा किसका, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मॉडलो 3 के रिस्पेक्ट में। देखो तीनों यहाँ पर क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी यूज हुए हैं, 3 इंटीजर्स, तीनों को बड़ा केयरफुली आपको संभाल के रखना है, रीड बड़ा केयरफुली करना है। क्या कि 18 2 का कन्ग्रुएंट नहीं होगा मॉडलो 3 के रिस्पेक्ट में। आई होप ये कहानी मैंने काफ़ी सिंपल वे में रिप्रेजेंट की आप लोगों के सामने। अगर ये अभी भी समझ नहीं आया तो मैं कहता हूँ कि आपको अब फिर बेसिक से चीज़ें मतलब 7th 8th में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने जितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है जो आपको समझ ना आए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, ये हम लोग काफ़ी
या बहुत पहले प्रूव कर चुके हैं, जैसे कि 12th क्लास में आपने देखा होगा, वहाँ पर भी इसका कन्ग्रुएंट का एप्लीकेशन है, और वहाँ भी हम इसको क्या प्रूव करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन ही समझ लेना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टडी या हम लोग पढ़ के आए हैं कहाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन को, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग पढ़ के आए हैं 12th क्लास में। कहाँ, 12th क्लास में स्टडी करके आए। रिलेशन एंड, जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर होता है वहाँ हम लोग पढ़ के आए हैं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, यदि वो 3 प्रॉपर्टी या 3 रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। वो 3 रिलेशन कौन से हैं? नंबर पहला है क्या, रिफ्लेक्सिव, और नंबर दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। नंबर दूसरा सिमेट्रिक है, और नंबर तीसरा क्या है, वो आपका ट्रांजिटिव है। नंबर तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रिलेशन कन्ग्रुएंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब ये जो कन्ग्रुएंट की कहानी है, इसको मुझे प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कन्ग्रुएंट को क्या है, ए कन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, आपको सिंपल वे में समझाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, एकदम सिंपल फॉर्म में। यानी क्या, ए माइनस बी डिविजिबल बाई एम, यानी ए माइनस बी का इसमें डिवाइड होना चाहिए, हमेशा पूर्ण रूप से भाग जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हम इंस्टेड ऑफ 2 क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी यूज करते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सिव में कैसे लिखेंगे कि ए कन्ग्रुएंट ए और मॉडुलो कितना, एम। सबसे जैसे ही हम रिफ्लेक्सिव डिफाइन करेंगे तो जिस तरह से हमें जो भी रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को हम क्या करेंगे, बट ए जो बी है उसमें हम ए बराबर ए रख देंगे। इसको अगर मुझे क्या रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए क्या कर देंगे हम, ए कन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एम। अब इसको हम देखते हैं क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है। देखो ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या 0 हो जाएगा। अब 0 अभी मैंने पढ़ा है कि एम कोई भी नन जीरो इंटीजर है, तो इसका हमेशा इसमें पूर्ण रूप से डिवाइडेशन हो जाएगा, भाग चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। यानी ए कन्ग्रुएंट ए, यानी दुनिया में प्रत्येक कोई भी इंटीजर है वो अपने आप के कन्ग्रुएंट होती है, और मॉडुलो चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह से ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि यदि ए क्या है, कन्ग्रुएंट बी के मॉडुलो एम के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली एंड वी कन्ग्रुएंट किसके हो जाए, सी के, वी कन्ग्रुएंट सी के, और मॉडुलो हमारा क्या होना चाहिए, सेम मॉडुलो। देखो 2 चीज़ें, जब भी मैं सिमेट्रिक डिफाइन कर रहा हूँ, अभी ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव के लिए 3 प्रयोग करते हैं, अभी सिमेट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए मुझे बस यही देखना है। तो इसमें मुझे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख लेते हैं सब, ए माइनस बी एम। यदि इसमें मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यदि ए माइनस बी एम से डिविजिबल है तो भाई बी माइनस ए भी तो एम से डिविजिबल होगा। भले नेगेटिव में जो भी आपका क्वोशिएंट आ रहा है वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन वो डिविजिबल तो होगा। मुझे उससे मतलब ही नहीं होता है कि डिवाइड होने के बाद आ क्या रहा है, बट मुझे ये देखना है कि पूर्ण रूप से वो डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ से अगर ए माइनस बी एम से डिविजिबल होगा तो बी माइनस ए भी एम से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी भी किसका हो जाएगा, कन्ग्रुएंट किस मॉडुलो, एम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो आपका रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया है। अब मुझे लास्ट किसको दिखाना है, ट्रांजिटिव को। थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव को दिखाना है। यदि ये ट्रांजिटिव रिलेशन को होल्ड कर रहा है, दैट मीन ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, ए कन्ग्रुएंट बी और मॉडुलो एम, एंड वी क्या है, कन्ग्रुएंट सी और मॉडुलो एम। मॉडुलो सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ए कन्ग्रुएंट है बी के मॉडुलो एम के रिस्पेक्ट में, और बी कन्ग्रुएंट है कन्ग्रुएंट सी के मॉडुलो एम के रिस्पेक्ट में। तो हम इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी क्या डिविजिबल बाई एम, तो और बी माइनस सी भी क्या होगा, डिविजिबल बाई एम। ये दोनों कंडीशन मुझे पहले से पता है, बट मुझे दिखाना क्या है कि ए माइनस सी भी डिविजिबल होगा एम से। मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ भाई, ऐड कर देता हूँ, ए माइनस प्लस वी माइनस सी,
और दोनों का एलसीएम नीचे देखिए, डिनोमिनेटर हर समान है तो सीधा जुड़ जाएगा, v से भी कट जाएगा तो क्या बचेगा a माइनस सी डिविजिबल बाई m। तो इसको अगर कन्ग्रुएंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या a कन्ग्रुएंट होगा c का, किसका, मॉडलो m के रिस्पेक्ट में। ये कंडीशन क्या आ गई मुझे, a कन्ग्रुएंट c मॉडलो m। यदि a कन्ग्रुएंट है b के मॉडलो m के रिस्पेक्ट में, b कन्ग्रुएंट है c मॉडलो m के रिस्पेक्ट में, तो a कन्ग्रुएंट होगा c के मॉडलो m के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव रिलेशन को भी होल्ड कर गया। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली सिंपल सी लैंग्वेज में कि a कन्ग्रुएंट b मॉडलो m इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी ये जो भी हमारा रिलेशन दिया है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इन सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। और यदि कोई भी आपके डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में रिप्रेजेंट करें और रिप्रेजेंट कीजिए। मैं उसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करने का और भी बेटर लैंग्वेज में, बेटर वे में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कन्ग्रुएंस मॉडलो की। जो भी हमारा कन्ग्रुएंस मॉडलो रिलेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो कुछ इसमें मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी काफ़ी यूज़फुल हैं। अदर प्रॉपर्टी वैसे तो और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, बट ये जो मैंने नेसेसरी हमारे लिए हैं, जहाँ भी कैलकुलेशन में इन जनरल हमारे यूज़ होती रहती, केवल मैंने उन्हीं प्रॉपर्टी को यहाँ पर टेक किया है। चलते हैं भाई, देखते हैं क्या सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सब ऊपर देखते हैं कि यदि A इक्विवेलेंस है, A क्या है, A क्या है, कन्ग्रुएंट है B के मॉडलो M, देन कह रहे हैं कि ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट है। या फिर समझ लो कि इसमें कोई चेंजमेंट, ये अगर जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है कि अगर इस A के साथ में एक C कोई भी आपका एक इंटीजर है और B के साथ, यानी दोनों साइड अगर हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर दें तो फिर वो मॉडलो हमारा सेम रहेगा, उसका कोई बिहेवियर चेंज नहीं होगा। यानी इसको सीधा बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है इसके। अब इसको थोड़ा अगर सिंपल लैंग्वेज में फर्स्ट प्रॉपर्टी को समझें तो ये क्या लिखा है, a माइनस सी, और इस साइड अगर हम इसको लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस सी और मॉडलो m। हम m डायरेक्टली बटे में लिखते हैं बट वो डिविजिबल फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ से देखो अगर इसको माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इसको इस साइड लाएंगे, ये प्लस है तो c से c कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा v माइनस a। इसको क्या लिख सकते हैं, a कन्ग्रुएंट b क्या, मॉडलो m, a कन्ग्रुएंट b मॉडलो m क्या, यही तो लिखा है जो हमारा मेन प्रॉब्लम है। यानी ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके। या दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी कांस्टेंट को हम ऐड कर दें दोनों साइड से तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन सेम रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी सेम इसी के अकॉर्डिंग है कि अगर हम इसमें ऐड न करके मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा ये कन्ग्रुएंट रिलेशन सेम रहता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है कि आ कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाई इन बोथ साइड वट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। अच्छा, ये कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा, ये चीज़ मुझे केवल इसको फोकस करना है। इसको अभी मैं बाई एक काउंटर एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलो इसको सबसे पहले मैं इसको एक काउंटर एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि यदि देखो इस तरह से ये आपके पास एक A कन्ग्रुएंट मॉडलो V है, या फिर मैं एकदम सीधा सा सिंपल सा इंटीजर्स ले लेते हैं कि आपका क्या है 4 कन्ग्रुएंट 2 और मॉडलो 2। यानी इसको आप 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे, परफेक्ट उसको पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, तो ये हमारा कन्वर्ट मॉडलो हो जाएगा इसके। यदि मैं इसमें क्या करता हूँ, दोनों साइड बोथ साइड अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसका, 3 का, और इस साइड भी 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या ये मॉडलो 2 ट्रू होगा। देखो यहाँ से 4 थी, ये कितना हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये मॉडलो 2। अगर मैं 6 यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 12 माइनस 6 6 बचेगा, और 6 का 2 से पूर्ण रूप से 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 का 6 में पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। तो यहाँ से ये जो हमारा क्या है, यदि हम इस कोई भी हमारा एक जनरल कन्ग्रुएंट है उसमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या यहाँ से बोल सकते हैं किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई कर दें तो उस कन्ग्रुएंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 प्रॉपर्टी। इसी की थोड़ी मैंने एक पैरेलल प्रॉपर्टी ले ली है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या चेंजमेंट है, मैंने केवल मॉडलो m रखा है और इसमें m की जगह क्या, जिस क्वांटिटी का हम इन दोनों में
यूज़ कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको हम जो भी हमारा मॉडलो है उसमें भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा जो भी कन्ग्रुएंट रिलेशन है वो हमेशा सेम रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी इसके फॉर्म में ही सेम रहेगा अगर सेम क्वांटिटी का हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी मॉडलो की है कि यदि हम इफ यदि ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी क्या यहाँ पर इक्वल ना हो कि कन्ग्रुएंट होना चाहिए, टाइपिंग एरर है, यानी ए सी कन्ग्रुएंट है वी सी के मॉडलो सी एम के रिस्पेक्ट में, लेकिन एंड करके केयरफुली देखना है, एंड करके क्या लिखा है, यदि सी एम यानी सी और एम इसका जी सी डी क्या हो डी, यदि इन दोनों का जी सी डी का मतलब एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा इन दोनों का जो डिवाइजर है, अगर वो कोई नंबर है, कोई इंटीजर्स है जो डी है, देन कह रहे हैं कि ए कन्ग्रुएंट होगा बी के, कब? मॉडलो चेंज हो जाएगा, जो भी हमारा जीसीडी आएगा वो हमेशा एम को एम के डिवाइड में हो जाएगा, जो भी जीसीडी आएगा, तो ए कन्ग्रुएंट बी मॉडलो एम। और ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का आप काउंटर एग्जाम्पल अपने मन से इसको तैयार करोगे और इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करोगे। इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़, मैंने कुछ प्रॉपर्टी के काउंटर एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके मैंने काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको प्रेजेंट नहीं किए, आपको नहीं दिए हैं, नहीं लिखे हैं, तो उसके एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। यहाँ पर क्या है कि इफ़ ए क्या है, कन्ग्रुएंट मॉडलो M1, यदि यहाँ पर क्या है कि ए कन्ग्रुएंट है बी मॉडलो M1, यहाँ पर ये M1 है, एंड ए क्या है कन्ग्रुएंट बी, ये दोनों सेम है, मतलब नंबर्स हमारे सेम है बट मॉडलो चेंज हो रहे हैं, ये M1 मॉडलो है, ये M2 मॉडलो है, एंड करके यहाँ पर कि अगर इन दोनों M1 M2 का LCM क्या है, M है, LCM का मतलब इसमें इन दोनों का मुझे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स लेना है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है इन दोनों का, और वो सपोज M है, तो उस केस में ये जो A कन्ग्रुएंट होगा किसके, V के मॉडलो M, यानी यदि मॉडलो हमारे दोनों चेंज हैं बट नंबर सेम है, तो उन दोनों जो हमारे मॉडलो हैं उन दोनों का मुझे ले लेना है LCM टेक करने के बाद जो LCM आ रहा है तो वो हमारा A कन्ग्रुएंट होगा उस जो भी LCM है उस मॉडलो के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हमारी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कन्ग्रुएंट मॉडलो की हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आप एक बार नोट कर लीजिए और इसके काउंटर एग्जाम्पल ही उस प्रॉपर्टी के साथ में नीचे मेंशन कीजिए, और इसी के रिस्पेक्ट में चलते हैं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें देखते हैं कि आप लोगों के लिए ले आया हूँ। अब जो मैं जहाँ से भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली अपीयर होता है, पूछा जाता है हमें, वो टॉपिक यहाँ पर आता है। ये जितना भी अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे वो बेसिक थ्योरी थी इस स्टेप तक पहुँचने के लिए। तो इस स्टेप तक पहुँचने के लिए हमारी जो बेसिक थ्योरी थी वो आपको कंप्लीट होनी चाहिए। अगर वो बेसिक थ्योरी कहानी आपको आती है तो फिर आप इजीली इस कहानी को समझ सकते हो। चलते हैं। अच्छा, लीनियर कन्ग्रुएंस क्या है? सबसे पहले लीनियर कन्ग्रुएंस को देख लेते हैं कि आ कन्ग्रुएंस, ए कन्ग्रुएंस क्या है, जो यहाँ पर ए कन्ग्रुएंस क्या है कि ए एक्स कन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एम, ये हमारा लीनियर कन्ग्रुएंस कहलाता है। यानी कभी भी सिंपल सी भाषा में बोलें क्या, ए कन्ग्रुएंट बी मॉडलो एम, बस यहाँ पर हमारा ये जो x है, x यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है या वेरिएबल समझो, ये अगर रिप्रेजेंट हो रहा है कभी भी a के साथ में तो फिर ये हमारा क्या हो जाता है, एक लीनियर कन्ग्रुएंट कहलाता है। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन या फिर हम जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं या फिर अपना रियल नंबर्स में स्टडी करते हैं क्या कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एक रेखा या लीनियर इक्वेशन कहलाता है। 1 डिग्री का ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सेम इसी फॉर्म में अगर एक ही वेरिएबल में यहाँ पर यूज करता हूँ तो ये फिर हमारा लीनियर कन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है, यानी ये आपका एक लीनियर कन्ग्रुएंट कहलाएगा। यदि इस फॉर्म में कोई कन्ग्रुएंट दिया है वो हमेशा एक लीनियर कन्ग्रुएंट बनता है, कहलाता है। ठीक है, बस यहाँ पर इतना देना है कि ए बी एम तीनों आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं 0 प्लस माइनस करके, बट इंटीजर्स ही होंगे। इंटीजर्स की जगह यहाँ पर रैशनल नंबर और रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की किसी भी क्वांटिटी की हमें नीड नहीं है। केवल इंटीजर्स पे हम काम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम में केवल इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस। इसी देखो ऊपर तो मैंने डेफिनेशन केवल पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपके माइंड में लीनियर कन्ग्रुएंस यानी यहाँ पर ये जो x है वो क्या है, एक अननोन है, और जब भी अननोन आ जाता है तो कोई भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को सॉल्व करने
काफ़ी ख्याल हमारे माइंड में आता है। तो वो सॉल्व कैसे होगा ये कन्ग्रुएंस, उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है कि भाई सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस क्या होगा। सपोज ये जो आपका एक्स नॉट है यहाँ पर है एक्स नॉट, एन इंटीजर एक्स नॉट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंट, एन सॉल्यूशन एक्स नॉट इज कॉल्ड लीनियर सॉल्यूशन ऑफ कन्ग्रुएंट किसका, ए एक्स कन्ग्रुएंट बी मॉडलो एम इफ इट इज सेटिस्फाई, यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने से मतलब क्या है, जहाँ ये एक्स है इस एक्स की जगह इस पॉइंट को हम रख देते हैं, तो फिर अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने से मतलब क्या है हमारा, ए एक्स नॉट माइनस बी डिविजिबल बाई एम। वैसे तो इन जनरल इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, बट हमेशा ध्यान रखना इसका मतलब ये होता है जब भी डिविजिबल बाई की बात करते हैं कि एम डिवाइड्स ए एक्स नॉट माइनस बी। और एक्स नॉट क्या है यहाँ पर, एक्स नॉट हमेशा ध्यान रखो, एक्स नॉट की वैल्यू 0 1 2 3 और डॉट डॉट जो एम है, एम में से आप 1 को घटा दो, एम में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, डॉट डॉट एम माइनस 1, यानी ये जो सेट है इसमें 0 से लेके एम माइनस 1 तक जो भी हमारे इंटीजर्स होंगे, उन सभी इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हो, जो भी होंगे उसकी कोई भी 1/1 वैल्यू यहाँ पर हम रख के देखेंगे, और जिस वैल्यू के लिए जो m जो भी होगा पूर्ण रूप से इसको डिवाइड कर जाएगा, वही हमारा जो x हो, ये इस वैल्यू होगी x नॉट की, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी को इस लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है कि कोई भी हमारा इंटीजर x नॉट से मतलब इनमें से कोई भी इस इक्वेशन को या इस लीनियर कन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर जाता है, तो फिर वो ये जो आपका x नॉट है इस लीनियर कन्ग्रुएंट का सॉल्यूशन कहलाता है। इस सॉल्यूशन को समझने के लिए एक मैं काउंटर एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल, काफ़ी खूबसूरत एग्जांपल है, और इससे आपका ये लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कन्ग्रुएंस क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है 2x नॉट कन्ग्रुएंट 1 और मॉडलो 3, समझना इसको, मॉडलो 3 है, सबसे पहले मॉडलो 3 है, 3 का मतलब इसको मैं सेट में बना लेता हूँ, 0 1 2, यानी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक घटा दीजिए, बचा 2। अब 0 से लेके 2 तक आप 0 1 2 तक लिख लीजिए। अब ये जो हमारा x नॉट की चॉइसेस हैं, मतलब ये x की वैल्यू हमेशा इनमें से ही आएंगी। अगर सपोज ऐसा पॉसिबल है, ये तीनों वैल्यू यहाँ 1/1 करके रख देते हैं हम, और फिर भी ये पूरा आपका कन्ग्रुएंट नहीं बन रहा है, या फिर ये 3 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए इस लीनियर कन्ग्रुएंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस चीज़ को बड़ा केयरफुली समझना है कि यदि हम सपोज जैसे कि यहाँ पर इसको समझते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लिख लेते हैं पहले, फिर इसको समझते हैं। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 2x माइनस 1 और डिविजिबल बाई 3, इसमें मैं रखता हूँ 1/1 करके, पहले 0 रखते हैं, एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स की जगह 0 रखा तो क्या आया -1, -1 में 3 का कभी डिवाइडेशन नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, तो 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा देखो 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 बचा, 1 और 1 में से 2 × 1 2, और 2 को अगर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से, तो यहाँ 1 बचा, 1/3, यानी ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 1 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब रखते हैं यहाँ पर हम 2, x की जगह जैसे ही 2 रखते हैं तो 2 × 2 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी एक जाएगा आपका 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, यानी पूरा भाग चला जाएगा, पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 2 क्या हो गया है, 2 इसका सॉल्यूशन हो गया है, इस लीनियर कन्ग्रुएंस का 2 एक सॉल्यूशन बन गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में मुझे सबसे पहले फोकस करना है किसको, मॉडलों को, और उस मॉडलों में से 1 घटा दो। जैसे 3 था, 3 में से 1 घटाया, क्या बचा है 2। अब 0 से लेके 2 तक की 1/1 सभी आप इंटीजर्स लिख लीजिए, 0 1 2। अब ये आप 1/1 इस x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, और रखने के बाद फिर देखोगे कि ये जो भी डेफिनेशन है लीनियर कन्ग्रुएंस की या कन्ग्रुएंस की, वो अगर पूरा फुलफिल कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही हमारा ये जो वैल्यू होगा इनमें से जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि इस लीनियर कन्ग्रुएंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। चलते एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। चलो देखते हैं, 5x कन्ग्रुएंट मॉडलो 1, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मॉडलो
7 लेते हैं, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं भाई, ठीक है, ये आपका 7 है मॉडलो में, यानी 5x कन्ग्रुएंट 1 मॉडलो 7। देखते हैं, सबसे पहले इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, 5x माइनस 1 और डिविजिबल बाई 7, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इस 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर उसके बाद 6 बचा, 0 से लेके 6 तक की सभी इंटीजर्स लिख लीजिए। अब 1 बाई 1 करके इसमें रखते जाए। सबसे पहले 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, 1 कभी भी माइनस का 1 7 से डिवाइड नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 4 भी डिवाइड नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 10, 2 रखेंगे, 5 इंटू 2 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा आपका कितना 9, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 3 रखेंगे 15 यानी 15, 15 में से 1 घटाएंगे 15 माइनस 1 14, और ये जो आपका 14/7, तो इसका मतलब क्या 3 इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर मैं इसके बाद 4 रखता हूँ, ठीक है 4 रख के देखता हूँ, तो ये 4 आपका 20 यानी 19/7 19/7 बचेगा, जो डिविजिबल नहीं होगा तो ये भी नहीं बनेगा। अगर उसके बाद 5 रखते हैं तो 5 इंटू 5 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 बचेगा, 24 7 से डिविजिबल नहीं होता है, 7 से भाग नहीं जाता है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। 6 रखते हैं, 6 यानी 5 इंटू 6 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 यानी 29/7, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से केवल एक 3 इस लीनियर कन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आप अपने आप से आप डिफरेंट एग्जाम्पल इसके क्रिएट करोगे लीनियर कन्ग्रुएंस के, और इसके सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि कब किस कंडीशन में इस लीनियर कन्ग्रुएंट का सॉल्यूशन बनेगा और कब नहीं बनेगा, और यदि सॉल्यूशन बनेगा तो क्या सॉल्यूशन एक से अधिक हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन इनफाइनाइट पॉसिबल हो सकते हैं किसी लीनियर कन्ग्रुएंट के। और फिर उसके बाद लीनियर कन्ग्रुएंट के बाद एक चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के बाद फिर आपकी फर्मेट थ्योरम होगी, विल्सन थ्योरम होगी और आयलर थ्योरम होगी, जो हमारी कन्ग्रुएंस मॉडलों से रिलेटेड है, जो किसी भी एग्जाम, जैसे कि आप अगर स्टेट लेवल का सेकंड ग्रेड का एग्जाम जैसे टीजीटी पीजीटी या लेक्चर लेवल बोलते हैं, या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम बोलते हैं, या फिर आपका हायर लेवल का जैसे डिग्री कॉलेज है, या फिर नेट है, IIT JAM है, NBHM टिफर है, इस तरह के सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक या 2 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यदि आपको ये टॉपिक यदि ये टॉपिक आपको टाइम पे डिलीवर हो जाए या आपके पास पहुंच जाए, तो उसके लिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।